गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केंचुए और कॉकरोच के बाद आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए जंतु को जिसका नाम है मेंढक या फ्रॉग। ठीक उसी तरह जैसे हमने केंचुआ और कॉकरोच पढ़ा है, ठीक उसी तरह हम इसका भी अध्ययन करेंगे। एक बार हम बाहर की इसके शरीर का अध्ययन कर लें कि इसके शरीर की संरचना में कौन कौन से हिस्से होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उसके बाद फिर हम एक एक करके इनके अंदर चलना शुरू करेंगे। देखते हैं एक बार मेंढक का वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से मेंढक एक ऐसा जंतु है जो सभी ने देखा है ना, इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत अभी मुझे नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आपने देखा है क्या। ये तो ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं होगा जिसने इसको नहीं देखा, है ना। अच्छा, इसका नाम वैज्ञानिकों ने रखा है राना टिग्रिना, यानी इसका वैज्ञानिक नाम लेने की कोशिश करें तो हम कहेंगे राना टिग्रिना। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हर जंतु का और हर पौधे का वैज्ञानिकों ने एक एक विशिष्ट नाम रखा है जो पूरी दुनिया में उसको जानने के लिए जरूरी है ना। कहीं पर मेंढक को मेंढक कहा जा रहा है, कहीं पर फ्रॉग कहा जा रहा है, कहीं पर कोचिपो कहा जा रहा है। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हैं। समस्या दूर करने के लिए एक ही नाम रख दिया। अब कोई सा भी देश हो, सभी के अंदर एक ही नाम रखा जाएगा, एक ही नाम लिया जाएगा, राना टिग्रिना। ये बात हो रही है भारतीय मेंढक की। इसकी रंग पर आए तो सबने देखा है कि जब ये ऊपर से दिखाई देता है तब तो हरे और धब्बेदार दिखाई देता है, हरे रंग का होता है और जगह जगह पर धब्बे ही धब्बे बने हुए होते हैं। और कभी नीचे से देखने की कोशिश की हो आपने, कभी उल्टा गिर गया हो मेंढक और तब देखा हो तो नीचे से कैसा दिखता है? ये नीचे से दिखता है हल्के पीले रंग का। मतलब कहने का ये है कि यदि हम यहां पर इसके रंग के बारे में लिखें तो हम बताएंगे ऊपर से धब्बेदार हरा और नीचे से हल्का पीला, नीचे से हल्का पीला होता है। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद में हमको इसकी लंबाई चौड़ाई का भी आकलन करना है। यदि इसकी लंबाई का हिसाब किताब लें तो इसकी लंबाई होती है 6 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर तक। अलग अलग मेंढकों में ये अलग अलग हो जाता है, उनको मिलने वाली जगह के हिसाब से, उनको मिलने वाले खाने के हिसाब से। लंबाई कितनी है? 6 से 20 सेंटीमीटर। और यदि आप इसकी चौड़ाई का भी आकलन करना चाहो तो मेंढक की चौड़ाई होती है 2 से 7 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर। जैसा कि हम हर जंतु के लिए कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने हर जंतु को एक संघ में रखा है, अलग अलग संघ बनाए हैं जंतुओं की विशेषताओं के आधार पे। किसी को एनेलिडा में रख दिया है, किसी को ऑर्थोपोडा में रख दिया है। और ये जो जंतु है मेंढक, ये सबसे विकसित संघ में रखा गया है क्योंकि इसके अंदर नोटोकॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए इसे किस में रखा गया है? संघ कॉर्डेटा। यानी इसको यदि हम ऐसे बोलना चाहें कि इसका संघ है कॉर्डेटा। अच्छा, रहता कहां पर है? आवास कहां देखा है आपने इसको? ये आपको स्थल पर भी मिलेगा और जल में भी मिलेगा। स्थल और जल दोनों ही जगहों पर ये पाया जाता है, दोनों स्थानों पर पाया जाता है। रहने के लिए इसको स्थल की जरूरत होती है, शिकार करने के लिए भी स्थल की जरूरत होती है, लेकिन
जल को पीने के लिए, क्योंकि ये मुंह से कभी पानी पीता नहीं है, त्वचा से पानी पीता है हमेशा। जब भी इसको प्यास लगती है पानी में डुबकी मार लेता है और इसकी त्वचा से ही जल का अवशोषण होता है। इसलिए पानी पीना हो तो जल की आवश्यकता होती है, जनन करना हो तो जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अपने युग्मकों को जल में डालता है। मतलब इसके जीवन चक्र की आधी घटनाएं तो स्थल पे और कुछ आधी घटनाएं जल में पूरी होती है। इसलिए इसका जीवन इन दोनों जगहों के बिना नहीं चल सकता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कहाँ रहता है, स्थल और जल दोनों जगह पे रहता है। खाता क्या है, भोजन। वहां पर आ जाओ आप। मेंढक क्या खाना पसंद करता है भाई, सबने देखा है कि ये कीड़े मकोड़े खाता है, कीट खाता है। और इसके अलावा जैसे केंचुआ मिल जाए तो ये केंचुए को भी खा जाता है, या घोंघा, है ना, इन सब चीजों को खाना पसंद करता है। यानी वयस्क जो होता है ना, वयस्क मेंढक, वो तो कैसा होता है, मांसाहारी। जो कीड़े मकोड़े या केंचुए या घोंघों को खाना पसंद करता है। लेकिन इनके जो शिशु अवस्था होती है, क्योंकि मेंढक के अंडों से जो बच्चा निकलता है उसको क्या बोलते हैं, लार्वा। वो लार्वा निकलता है एक पतला सा लंबा सा, जो पानी में पत्तियों को खाकर बड़ा होता है। तो लार्वा कभी मांसाहारी नहीं होता, वो कैसा होता है, शाकाहारी होता है। यानी इनका बच्चा, जिसको हम लार्वा कहते हैं, वो शाकाहारी प्रवृत्ति का होता है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। जीवन काल की बात कर लो आप कि मेंढक का जीवन काल कितना होता है। एक मेंढक का जीवन काल होता है 8 साल का। एक 8 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। गमन करने के लिए कौन है, 2 जोड़ी टांगे हैं। जैसे हम हर बार बात करते हैं कि गमन इसमें टांगों द्वारा किया जाएगा, ठीक है। 2 जोड़ी यानी 4 टांगे होती हैं जिनसे ये गमन करता है। लिंगता का हिसाब किताब देख लो आप। केंचुआ जब पड़ा था तो वो कैसा था, द्विलिंगी। कॉकरोच में नर और मादा अलग होते हैं, वो था एक लिंगी। और मेंढक अलग होता है और मादा मेंढक अलग होता है, तो ये भी कैसे हो गए, एक लिंगी। यानी मैं यहां पे एक शब्द और जोड़ दूं, लिंगता। तो लिंगता के हिसाब किताब से देखें तो मेंढक एक लिंगी प्रकार का जंतु होता है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। ये तो बिल्कुल बेसिक बातें हो गई, शुरुआती बातें हो गई, जो मेंढक को समझने से पहले, इसको जानने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि इसको राना टिग्रीना के नाम से जानते हैं। ये ऊपर से हरा होता है, नीचे से पीला होता है। लंबाई 6 से 20 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 2 से 7 सेंटीमीटर। सबसे विकसित जंतुओं का जो संघ है कॉर्डेटा, उसमें इसको रखा गया है, क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डी होती है। ये जल और स्थल दोनों जगहों पे रहता है। खाने में वयस्क मेंढक तो मांसाहारी होता है, जो कीट केंचुए वगैरह खाता है, और इनका बच्चा यानी लार्वा शाकाहारी होता है, जो पत्तियां खाता है ना। ये 8 साल का जीवन काल रखते हैं, टांगों से चलते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। डन एकदम। अब इधर आ जाओ आप, यहां देखो एक मेंढक का चित्र बनाया मैंने आपके सामने। मेंढक के शरीर को हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, ताकि हमारा अध्ययन थोड़ा आसान हो जाएगा, समझना थोड़ा सा इजी होगा, है ना। इसके शरीर को हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। यहां से लेके यहां तक का जो भाग है, ये वाला हिस्सा, इस आगे वाले हिस्से को हम बोल रहे हैं सिर। इसको सिर या हेड के नाम से बोलेंगे, शीर्ष भी कह सकते हैं। और जो इसके पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला, यहां से लेके यहां तक का ये जो पूरा हिस्सा है, यहां से और यहां तक के इस पूरे हिस्से को हम क्या नाम दे देंगे, हम इसको नाम दे देंगे धड़। मतलब क्या मैं ऐसे कह दूं कि मेंढक के शरीर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, सिर और धड़। इसके अंदर गर्दन नहीं होती और इसके अंदर पीछे पूंछ भी नहीं होती। क्लियर है। चलिए अब एक एक हिस्से की बात कर लेते हैं। इसके सिर वाले भाग में कौन कौन उपस्थित होता है देखना एक बार। एक तो है इसके अंदर मुख,
ये तो सबको दिख ही रहा है कि इसके अंदर एक मुख होता है। अब मुख के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि किस आकार का होता है, त्रिभुजाकार आकृति का होता है। इसका मुख त्रिभुजाकार आकृति का होता है और इनके अंदर दांत केवल ऊपरी जबड़े पर होते हैं, निचले जबड़े पर इनमें दांत नहीं पाए जाते, है ना। और ये मुख क्या काम करता है, भोजन को ग्रहण करने का काम करता है, सबको पता है ये बात। और इसके मुंह के अंदर जो जीभ होती है वो द्विशाखित प्रकार की होती है, चिपचिपी होती है ना। और ये दो शाखाओं में बटी हुई क्यों है, ताकि कीड़े मकोड़ों को पकड़ सके। चिपचिपी क्यों है, ताकि उन्हें चिपका सके। तो जितने भी कीड़े मकोड़े आसपास हैं उनको ये अपनी जीभ पर चिपका लेता है और सीधा अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। दूसरी चीज जो इसके सिर वाले भाग में दिखाई देती है वो है एक जोड़ी नेत्र। इसके अंदर एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं, आई जिसको हम कह सकते हैं। और सारी दुनिया जानती है कि आंखें क्या काम करती हैं, ये इसको आसपास देखने में मदद करती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अलग बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। क्या कि इसकी आंखों में हमारी तरह दो पलकें नहीं हैं, इसकी आंखों में 3 पलकें होती हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी, एक तो होती है ऊपरी पलक, एक होती है निचली पलक और एक होती है निमेशक पटल। निमेशक पटल, है ना। तो इस तरह से ये 3 आंखें और 3 पलकें होती हैं इसकी आंखों पर। आंखें तो एक जोड़ी है, एक इधर है एक उधर है ना। और उस पर 3 पलकें। ये 3 पलकें क्या करती हैं, 2 पलकें तो ऐसे ही इसको बंद करती हैं, खोलती हैं, और तीसरी पलक क्या करती है, अंदर से इसकी सफाई करती है। आंखों की सफाई करना, आंखों को नम और गीला बनाए रखना, है ना, संक्रमण से बचाना, जो काम हमारी अश्रु ग्रंथियां करती हैं। हमारे अंदर भी थी पहले निमेशक पटल, तो जो हमारी आंखों को नम बनाती थी, संक्रमण से बचाती थी, गीला बनाए रखती थी, वो निमेशक पटल इनमें अभी भी है। हमारे अंदर वो विलुप्त हो चुकी है, अवशेषी अंग के रूप में है ना। तो इनके अंदर निमेशक पटल नाम की तीसरी पलक का पाया जाना, ये इनकी मुख्य विशेषता होती है, ठीक है। आगे बढ़ो। इसके अलावा इनके अंदर एक जोड़ी नासा छिद्र पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सबको पता है कि नासा छिद्र क्या काम करते हैं। ये नासा छिद्र श्वास लेने में मदद करते हैं, श्वसन में भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक जोड़ी कर्णपटह यानी कान के पर्दे भी होते हैं भाई, है ना। ये हैं कर्णपटह, इनको कर्णपटह कह लो या कान के पर्दे कह लो, ईयर ड्रम कह लो, एक ही बात है ना। तो यहाँ पे कान के पर्दे भी होते हैं। यहाँ पर ऐसे हमारी तरह निकले हुए कान नहीं है, सीधे ही पर्दे हैं जो बाहर की ओर नजर आते हैं, है ना। तो इस तरह से ये इसका मुख क्षेत्र, इसका सिर वाला हिस्सा खत्म होता है। क्या क्या देखा हमने, रिपीट करता हूं, एक बार ध्यान से सुनना। इसके सिर के अंदर एक त्रिभुजाकार मुख होता है जिसमें एक लंबी चिपचिपी द्विशाखित जीभ और सिर्फ ऊपरी जबड़े में लगे हुए दांत पाए जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आंखें। इसके अंदर एक जोड़ी नेत्र होते हैं जो देखने का कार्य करते हैं। आंखों में 3 पलकें होती हैं, ऊपरी, निचली और निमेशक पटल। अश्रु ग्रंथि नहीं पाई जाती। एक जोड़ी नासा छिद्र होते हैं जो श्वसन में सहायता करते हैं, और एक जोड़ी कान के पर्दे जो ध्वनि तरंगों को सुनने में मदद करते हैं, उनको अंदर पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे वाले हिस्से पे आ जाओ एक बार आप। इसका ये पीछे वाला हिस्सा, यानी हम बात कर रहे हैं धड़ की। जब आप धड़ पर नजर डालते हो तो आपको बाहर से क्या दिखाई देता है, इस धड़ वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 चीजें दिखाई देती हैं। कौन कौन सी, एक तो आगे की तरफ टांगे निकली हुई दिखाई देती हैं, इनको हम बोलते हैं अग्रपाद। ये अग्रपाद या फोर लिम्ब भी कह सकते हैं इनको हम, ठीक।
और एक जोड़ी टांगे पीछे से निकली हुई दिखाई देती हैं। इन टांगों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं पश्चपाद, यानी हिंड लिम्ब, है ना। तो अग्रपाद और पश्चपाद नाम से दो जोड़ी टांगे होती हैं, दो आगे वाले और दो पीछे वाले पैर होते हैं। अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क है एक बार ये भी देख लो आप। दिख ही रहा है चित्र के अंदर। एक तो आपको ये दिख रहा है कि आगे वाले पैर कैसे होते हैं? पतले होते हैं और कमजोर होते हैं, बहुत मोटे तगड़े मजबूत नहीं होते, है ना। तो अग्रपाद की क्या विशेषता निकली? एक तो ये पता लगा कि ये कैसे होते हैं? थोड़े पतले होते हैं, जबकि पश्चपाद जो है वो मोटे होते हैं, मजबूत होते हैं। देखो, छलांग लगाने का काम यही करते हैं, ठीक है ना, यही पावर देते हैं। यानी पश्चपाद की विशेषता हो गई कि ये मोटे और मजबूत होते हैं। क्लियर है। दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए? दिख रहा है कि आगे वाले पैरों में कितनी उंगलियां हैं? 4 उंगलियां होती हैं, जबकि पीछे वाले पैरों में कितनी उंगलियां होती हैं? 5 उंगलियां होती हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि पीछे वाले पैरों में 5 उंगलियां पाई जाती हैं, जबकि आगे वाले पैरों के अंदर 4 उंगलियां पाई जाती हैं। अच्छा, एक चीज और दिखाना चाहता हूं मैं यहां पे आपको। क्या? यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आगे वाले पैरों की उंगलियों के बीच किसी भी तरह का कोई जाल, त्वचा का जाल नहीं पाया जाता, जबकि पीछे वाले पैरों की उंगलियों के बीच में ऐसे त्वचा का फैला हुआ जाल पाया जाता है। उंगलियों के बीच मिलने वाला ये जो जाल है, ये जो त्वचा का फैलाव है, इसकी वजह से ये पानी में आसानी से तैर पाता है, पीछे के पैरों को पतवार की तरह काम ले पाता है, आसानी से आगे बढ़ पाता है। उंगलियों के बीच त्वचा ऐसे निकली रहती है, यहाँ 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 यहाँ, और ये सिर्फ कहाँ होता है? पीछे वाले पैरों में। तो पीछे वाले पैरों में कौन है? त्वचा का जाल बना हुआ है, त्वचा फैली हुई है, जबकि आगे वाले पैरों में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आगे वाले पैर पतले कमजोर हैं, 4 उंगलियों से युक्त हैं और जाल नहीं है। यहाँ मोटे मजबूत हैं और इसके अलावा 5 उंगलियों से युक्त हैं और इनमें त्वचा का जाल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यदि आप इन दोनों पैरों से पीछे की साइड आओ तो आपको एक छोटा सा छिद्र भी दिखाई देगा सबसे पिछले सिरे पर। इस छिद्र को हम बोलते हैं अवस्कर छिद्र। इसको अवस्कर छिद्र के नाम से जाना जाता है। और ये अवस्कर छिद्र क्या काम करता है? एक ही छिद्र होता है इनके शरीर के अंदर। इनको यदि मल निकालना है तो भी इसी छिद्र से निकालेंगे, इनको यदि मूत्र निकालना है तो भी इसी छिद्र से निकालेंगे, इनको यदि जनन के लिए युग्मक निकालना है, शुक्राणु या अंड जो भी है ये, तो युग्मक निकालना है तो भी इसी छिद्र से निकालेंगे। यानी हम ऐसे कह दें कि एक बाम 3 काम, यहाँ पे सारी चीजें इसी एक छिद्र से हो रही है कि भाई मल, मूत्र और जनन के लिए युग्मक सब इसी से निकल रहा है। और इस छिद्र को हम बोल रहे हैं अवस्कर छिद्र। कुल मिला के जो पीछे वाला धड़ है ना, इस धड़ के अंदर सिर्फ अग्रपाद हैं, पश्चपाद हैं और अवस्कर का छिद्र है। 1-2 चीजें और दिखाना चाहता हूं। नर और मादा के शरीर में भी थोड़ा सा फर्क होता है। मैंने ये जो डायग्राम बनाया है ना, अभी आप ऐसे मान के चलो कि ये नर मेंढक है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि नर मेंढक मादा से भिन्न कैसे होता है। एक तो भिन्नता ये होती है कि इसके सिर और धड़ के बीच वाली जो जगह है, यदि आपने गौर किया हो तो ये थोड़ी लटकी हुई सी है। देखो आप यहाँ पे ये लटकी हुई सी है, एक उभार सा है, त्वचा का लटकन है। इस उभार को हम बोलते हैं वाक कोश। इसको वाक कोश के नाम से जाना जाता है, वोकल सैक। और नाम से ही पता चल रहा है ये क्या काम करता होगा, बोलने में सहायता करता होगा। बरसात के दिनों में आवाज सुनी है आपने इनकी टर टर, ये टर टर कौन करता है? सिर्फ नर करता है, मादा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके अंदर कौन है? वाक कोश, जबकि मादा में ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज,
नर में एक चीज और है, इसके अग्रपाद की पहली अंगुली पर एक गद्दी जैसा उभार भी पाया जाता है। इस गद्दी जैसे उभार को हम बोलते हैं मैथुन पीठिका। इसे मैथुन पीठिका के नाम से जानते हैं। और ये मैथुन पीठिका कहाँ है? नर के अग्रपाद की पहली अंगुली पर क्या काम करती है? मादा को दबाकर उसके अंड निकलवाने में सहायता करती है, मादा को उत्तेजित करने का कार्य करती है मैथुन पीठिका। तो ये दो भिन्नताएं हैं जो एक नर के शरीर में मादा से अलग होती हैं। क्लियर है? ये सारी बातें आज आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।